हाँ तो मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 पूरा कर चुके थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सुपर फास्ट स्पीड में पूरे चैप्टर 1 का रिवीजन। तो हर जो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं एक रिवीजन वीडियो डालूंगा और ये आगे भी चलेगा। तो सबसे पहले डिटेल वीडियो देखनी होगी। अगर पहली बार देख रहे हो तो सारी डिटेल में जो वीडियो बनाए वो देखो और लास्ट में रिवीजन की वीडियो देख लो, काम खत्म। तो शुरू करते हैं आज के रिवीजन को। चलो तो भैया, सबसे पहले हमने देखा था कि 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर बन के भारत में आई थी। ओके, और मैं कलर ले लेता हूँ रेड, ठीक है। ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ट्रेडर बन के भारत में आई थी। क्वीन एलिजाबेथ जो है ब्रिटेन की क्वीन थी उस टाइम पे, उसने एक्सक्लूसिव राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे कि भारत में जाके ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, किसी और कंपनी को हम नहीं आने देंगे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में। कंपनी रूल चलता है भाई 1773 से 1858 तक, यानी 1858 जब मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया, उसके बाद कंपनी का रूल भारत में समाप्त करके डायरेक्ट क्राउन ने भारत को अपने शासन में ले लिया था। ये हमने सारी डिटेल क्लास में देखा था। क्राउन रूल होता है 1858 से 1947 तक। 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, उस बाद में क्राउन का रूल भारत से हट जाता है और भारत सॉवरेन स्टेट बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी रूल के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहले आया। इसमें क्या क्या प्रोविजन दिए हुए थे? सबसे पहले तो ये कि ये आया था कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। 4 मेंबर की काउंसिल भी गवर्नर को दी गई जो कि उसकी सहायता करेगी। गवर्नर ऑफ बंगाल के नीचे कर दिया गया बंबई और मद्रास के गवर्नर को, यानी कि पहले बंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर की ताकत एक जैसी होती थी, सब बराबर में थे, लेकिन अब गवर्नर ऑफ बंगाल को बंबई और मद्रास वालों से ऊंचा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट खोला गया कलकत्ता में, और उसके अलावा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय और अधिकारी थे उनका प्राइवेट ट्रेड, यानी खुद जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते वो बंद कर दिया गया, और ब्राइब यानी घूस लेने पे पाबंदी लगा दी गई। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि भाई तुम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेवेन्यू कितनी आ रही है, सिविल मैटर्स में तुम क्या कर रहे हो, मिलिट्री में तुम क्या कर रहे हो, वो सारे अफेयर्स का तुम रिपोर्ट दोगे किसको, गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये बात बोली गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। उसके बाद में भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में अमेंडिंग एक्ट 1781। ये जो आया ये सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने के लिए आया, जो कि 1773 के एक्ट से जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था उसकी पावर को कम करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते थे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। उन पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता, चाहे वो गलत करो चाहे वो सही करो, सुप्रीम कोर्ट उनके टांग नहीं लगा सकता बीच में। सुप्रीम कोर्ट की जो है एक्सक्लूड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रेवेन्यू और उससे रिलेटेड मैटर, यानी कि रेवेन्यू का मतलब टैक्स लेने वाले जो भी सारे काम थे और उससे रिलेटेड बाकी जो काम थे, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा। ये भी पावर उसकी छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता और उसके इनहेबिटेंट थे, और कलकत्ता में भी भैया वो जिनकी भी मामले सुनता था तो हिंदुओं के मामले हिंदुओं के कानून के हिसाब से सुनता था, और मुस्लिमों के मामले मुस्लिमों के धर्म के हिसाब से वो जो कानून थे उनके हिसाब से सुनता था। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट को। और प्रोविंशियल कोर्ट जो थे उनसे अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं जाएगी, इसके लिए मना कर दिया गया। प्रोविंशियल कोर्ट से अपील जो जाएगी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को यहाँ पे कम किया गया। किस एक्ट से? अमेंडिंग एक्ट 1781 से। उसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो मेजर प्रोविजन किया गया वो ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग बांट दिया गया। 2 भागों में ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को बांट दिया गया। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उन्हें 2 भागों में बांटा गया, एक कॉमर्शियल फंक्शन और एक पॉलिटिकल फंक्शन, और दोनों भागों के अलग अलग लोगों को उनका इंचार्ज बना दिया गया। कॉमर्शियल फंक्शन का तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो पहले से था इंचार्ज, और जो पॉलिटिकल फंक्शन नए खोले गए उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बनाया गया। इसको पॉलिटिकल फंक्शन का इंचार्ज ईस्ट इंडिया कंपनी का बना दिया गया। किस एक्ट से? पिट्स इंडिया एक्ट 1781 से, ठीक है, 1784 से। ओके, उसके बाद में भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसको डायरेक्ट ये इसको अधिकार दिया गया कि ये कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स जो है अफेयर्स इनको डायरेक्ट कर सकता है। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी के बारे में भी बोला गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तुम जितनी भी टेरिटरी तुमने भारत में कब्जा कर रखी है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, यानी कि वो तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरी जिसको तुमने रखा हुआ है अपने पास में, लेकिन हम कभी भी चाहे तो ले सकते हैं। ये पहली बार बोला गया किस एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट
1784 में। उसके बाद में एक्ट ऑफ 1786 की हम बात करते हैं। ये जो एक्ट ऑफ 1786 है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड पे लाया गया था। कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेज रहे थे, लेकिन वो जाने से पहले उसने बोला मेरी कुछ डिमांड है वो मानो, तो वो डिमांड इस एक्ट से मानी गई थी। वो दो डिमांड क्या थी? एक तो भाई कि कॉर्नवालिस ने बोला कि जो काउंसिल है मेरी, वो अगर मेरे को कोई राय देती है तो मैं उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकूं, यानी कि उस राय को मैं मानूं या ना मानूं, मेरी मर्जी। तो बोला कि ठीक है कॉर्नवालिस तेरी मर्जी, तू मान जाए मत मान, हम तेरे को पावर दे रहे हैं। दूसरा, कॉर्नवालिस ने बोला था कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ सेना का, तो उन्होंने उसको कमांडर इन चीफ कॉर्नवालिस को बना दिया था। ओके, 5 नंबर का देखते हैं। 5वां एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए थे? इसने एक्सटेंड किया ओवरराइडिंग पावर्स टू ऑल गवर्नर। जो यहाँ पे 1786 के एक्ट से कॉर्नवालिस को काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर दी गई थी, वो अब बाकी आगे के सारे गवर्नर्स को दे दी गई चार्टर एक्ट 1793 से। गवर्नर जनरल को और कंट्रोल दिया गया बम्बई और मद्रास प्रोविंसेस के ऊपर, यानी गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया बम्बई और मद्रास के तुलना में। उसके अलावा ट्रेड मोनोपोली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दी गई कि भाई 20 साल और कोई कंपनी नहीं आएगी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम आराम से शासन, आराम से ट्रेड यहाँ पे कर लो। उसके बाद में कमांडर इन चीफ को जो है बोला गया कि भाई कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। ये किस में कहा गया? ये कहा गया चार्टर एक्ट 1793 में। उसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1813, यानी 1813 का चार्टर एक्ट आता है। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय और चाइना यानी कि टी और चाइना को छोड़ के बाकी सारी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, और ब्रिटेन से और भी कंपनियों को भारत आके व्यापार करने की इजाजत जो है वो प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को वापस से बोला गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तुमने जिन्हीं भी जगहों पे कब्जा कर रखा है वो ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी है, उस पर ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम सिर्फ ट्रस्ट में उसको रखते हो। मिशनरीज को आने का इजाजत दी गई चार्टर एक्ट 1813 से कि भाई मिशनरी भारत में आएंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो भारत में आएंगे और भारत के लोगों को इनलाइटन करेंगे, इसकी इजाजत दी गई। वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने की इजाजत दी गई चार्टर एक्ट 1813 से। और उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट को जो है टैक्सेस लगाने और टैक्स कलेक्ट करने में कोई अगर टैक्स नहीं दे उसको पनिश करने की भी इजाजत दी गई चार्टर एक्ट 1813 से। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी पहले जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे उसी को अब हम बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो पहला नियुक्त हुआ था वो कौन हुआ था? विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुआ था विलियम बेंटिक। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स तो हुआ था सबसे पहला गवर्नर जनरल, है ना, ऑफ बंगाल, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ? विलियम बेंटिक। और किस एक्ट से जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले जाने लगा? चार्टर एक्ट 1833 यानी कि 1833 से। गवर्नर जो है बॉम्बे और मद्रास के, उनसे सारी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई, यानी उनके पास अब नो लेजिस्लेटिव पावर, उनके पास कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं बचा, सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, जो कि था कौन? हमारा विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग के सारे काम खत्म कर दिया गया, कॉमर्शियल बॉडी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। किस एक्ट से? चार्टर एक्ट 1833 से। और भैया कोशिश की गई कि ओपन कंपटीशन लगाया जाए सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट में, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा विद्रोह किया, इसके खिलाफ बहुत विरोध किया, तो ये सारी स्कीम फेल हो गई और ओपन कंपटीशन 1833 के चार्टर एक्ट में चालू नहीं किया जा सका। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट था ये। ओके, उसके अलावा इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो भागों में तोड़ दिया गया इस चार्टर एक्ट द्वारा, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसका नाम बदल के किया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दो भागों में तोड़ा गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल का नामकरण किया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया और इसी रिक्रूटमेंट के लिए मैकोले कमेटी बनाई गई 1854 में, जो कि पूरी सिविल सर्वेंट कैसे रिक्रूट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी क्रियाविधि निर्धारित करेगी। उसके लिए मैकोले कमेटी 1854 यानी 1854 में बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी पोजेशन थी, यानी जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया हुआ था, फिर से अंग्रेजों ने बोला, अंग्रेजों की सरकार ने बोला कि ये इन ट्रस्ट ऑफ द क्राउन है, यानी क्राउन के ट्रस्ट में आपने ये जमीन रखी हुई है, जमीन आपकी नहीं है, क्राउन के ट्रस्ट में आपने रखी हुई है। ठीक है, फर्स्ट पहली बार क्या किया गया? लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी सेंट्रल
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट से। और ये जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था ये कहाँ से आ रहा था, ये मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा के प्रोविंसेस से ये लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद में भैया ये था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि लास्ट चार्टर एक्ट था। उसके बाद में चालू हो जाता है क्राउन रूल, यानी कि जो है ब्रिटेन के राजा का डायरेक्ट शासन भारत पे चालू हो जाएगा 1853 की क्रांति के बाद में। तो सब 1853 की क्रांति के बाद में जो एक्ट आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये आया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद में भैया इसको ऑल्सो नोन एज, AKA का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था कि ये है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट ने यानी कि 1850 एक्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने अबोलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी फंक्शन थे वो सारे के सारे अब डायरेक्टली कौन संभालने लग गया, ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटेन का राजा या रानी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम इस एक्ट से फिर से बदला गया और उसको बोल दिया गया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वॉइस रॉय जो इंडिया का था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। डबल गवर्नमेंट जो थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद बनाया गया था, उसको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब खत्म हो चुकी है एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, और पूरी तरीके से खत्म करके क्राउन ने उसका पूरा रूल ले लिया है। तो ये डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी हटा दिया गया। क्रिएट किया इसने एक सेक्रेटरी का ऑफिस, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, ये ब्रिटेन में क्रिएट किया गया था। और उसके लिए साथ में 15 मेंबर की काउंसिल भी क्रिएट की गई, यानी कि जो मेंबर उस सेक्रेटरी की सहायता करेंगे कोई भी निर्णय लेने में, और ये सारे ब्रिटेन में बैठते थे। और इस काउंसिल का चेयरमैन कौन था, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी इन काउंसिल, यानी सेक्रेटरी इन काउंसिल मतलब जब सेक्रेटरी काउंसिल में बैठता था तो उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया जिस पे कोई भी मुकदमा कर सकता है, जो खुद भी किसी पे मुकदमा कर सकती है, ऐसा सिस्टम बनाया गया, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट इसके बाद आता है 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या क्या मेन काम किए गए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, वॉइस रॉय यानी VR मतलब वॉइस रॉय ने नॉमिनेट किए 3 इंडियन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन थे फर्स्ट 3 इंडियन जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइस रॉय ने नॉमिनेट किया, एक तो राजा बनारस था, एक महाराजा ऑफ पटियाला था और एक सर दिनकर राव था, ठीक है। उसके बाद में ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसी से डिसेंट्रलाइजेशन भी चालू किया गया, यानी पहले जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स की सारी पावर लेके बंगाल वाले गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, अब उससे लेके वापस उनको पावर वापस प्रदान की जा रही है, यानी इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नए जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए 3 प्रोविंसेस के लिए, जिसमें बंगाल था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था और पंजाब था। बंगाल में 1862 में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में 1886 में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया और पंजाब में 1897 में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। ओके, ये किससे बनाए जा रहे हैं, ये सारे बनाए जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। और उसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही कैनिंग ने जो है पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था भारत में। ओके, कैनिंग ने जो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, वो पोर्टफोलियो सिस्टम जो होता था वो आज के डेट में जैसे मंत्री बनाते हैं वैसे मंत्री बनाने का सिस्टम था। पोर्टफोलियो सिस्टम का जनक जो कहा जाता है वो कैनिंग को कहा जाता है और 1859 में इसने फर्स्ट टाइम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। वॉइस रॉय जो है उसको ऑर्डिनेंस बनाने की पावर भी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से दी गई, यानी वॉइस रॉय जब भी चाहे तो इमरजेंसी में खुद कानून बना सकता है। और उनकी लाइफ जो होती थी ऑर्डिनेंसेस की, वो होती थी 6 महीने यानी 6 मंथ। अब भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के सारे प्रोविजन पूरे होने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें फर्स्ट प्रोविजन ये था कि नॉन ऑफिशियल की जो है संख्या बढ़ा दी गई सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल में, लेकिन मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर की थी। नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे उनकी नंबर तो बढ़ा दिए गए, लेकिन मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर की रखी गई। किससे बढ़ाए गए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से नॉन ऑफिशियल के नंबर सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल दोनों में, सेंटर में और प्रोविंस में दोनों में बढ़ाएगी, लेकिन मेजोरिटी ऑफिशियल की ही रखी गई। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको 2 पावर और मिल गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर और दी गई, क्या दी गई कि एक तो वो बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, दूसरा वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इससे पहले उनको बजट पे डिस्कशन की और क्वेश्चन पूछने की पावर नहीं थी, क्योंकि ये दोनों काम जो है बजट बनाना और बाकी काम करना एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जाता था और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने की इजाजत लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहले नहीं थी, लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये दोनों पावर भी मिल गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। उसके बाद में भाई एक और चीज की गई कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उसके अलावा प्रोविंसेस के गवर्नर अपने अपने प्रोविंसेस में, उनके गवर्नर्स के प्रोविंसेस में जो भी यूनिवर्सिटी थी, म्यूनसिपैलिटी थी, जमींदार थे, उनसे सलाह मशवरा करके गवर्नर
और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ लिस्ट बनाते कुछ आदमियों की जिनको वो काउंसिल में भेजना चाहते हैं। ये लिस्ट वो भेजते किसको, वॉइसरॉय को, ठीक है। फिर वॉइसरॉय उन आदमियों को नॉमिनेट करता था नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये नॉमिनेशन का, इनडायरेक्ट नॉमिनेशन का एक सिस्टम बनाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से, जहां पे एक तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने जिन लोगों को वो भेजना चाहता था काउंसिल में उनकी लिस्ट बना के वॉइसरॉय को देता था। दूसरा, जो प्रोविंसेस में गवर्नर बैठते थे वो अपने अपने प्रोविंस में जो यूनिवर्सिटी थी, जमींदार थे, म्यूनसिपैलिटी थी, इन सब से राय मशवरा करके खुद अपनी एक लिस्ट बना के वॉइसरॉय को भेजते थे। और फिर वॉइसरॉय के पास जो लिस्ट आती थी वॉइसरॉय उन लोगों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर देता था। ये हो गया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अभी हम आ रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसमें भैया क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया। 16 से 60 कर दी गई, यानी 16 से बढ़ा के 60 साइज जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की कर दी गई। यानी कि अब वहाँ पे 60 मेंबर बैठेंगे जहाँ पे पहले सिर्फ 16 बैठते थे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी नंबर जो है वो बढ़ाए गए, अलग अलग के अलग अलग थे, इसलिए उनके बारे में डिटेल में हम नहीं देखेंगे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक और काम किया गया कि प्रोविंस में जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अलाउ कर दी गई 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से, लेकिन सेंटर में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी ही चल रही थी। उसके अलावा जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको और पावर दिया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अब पूछ सकते हैं और रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, चाहे जो रेजोल्यूशन वो भी मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा पहली बार एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से पहले किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि कोई इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो रहा था, और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको लॉ मेंबर बनाया गया था। और यही 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जिसको बोलते हैं, उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार स्टार्ट किया गया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फादर, यानी फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बाप बोलते हैं। उसके अलावा भाई प्रेसिडेंसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार, इन सबको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। यानी कि ये जो प्रेसिडेंसी थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, जमींदार थे, ये सब भी अपनी तरफ से कोई आदमी को भेजना चाहे अगर काउंसिल में, तो उसका नॉमिनेट कर सकते थे, उसको खड़ा कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। और इस एक्ट में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था, इस एक्ट को लाने से पहले, कि हमारा उद्देश्य भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है वो मैंने डिटेल क्लास में सारा सब कुछ समझाया, पीछे क्लासेस सारी देख के आए हो तो पता होगा। सब्जेक्ट जो है भाई दो भागों में बांटे गए, जो सब्जेक्ट थे वो जिन पे कानून बनाया जाता था पहले, एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून, यानी कि जो वॉइसरॉय है उसकी अपनी काउंसिल के साथ कानून बनाएगा, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे जो गवर्नर है वो अपनी काउंसिल्स के साथ में कानून बनाएगा, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट में सिस्टम ये रखा गया कि जो गवर्नर है वो अपने मिनिस्टर्स के साथ में कानून बनाएगा, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो भी कानून गवर्नर अपने मिनिस्टर के साथ में बनाएगा उसके लिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनके मामले में ऐसा रखा गया कि गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में मिलकर कानून बनाएगा, और वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन किया गया बाइकैमरलिज्म का 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। सेंटर पे बाइकैमरलिज्म, यानी कि सेंटर का जो एक हाउस था उसको तोड़ के दो हाउस बना दिए गए, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। और अपर हाउस को बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वॉइसरॉय की, उसमें 3 नए इंडियन मेंबर शामिल किए गए, यानी पूरे 6 मेंबर होते थे, उसमें से 3 मेंबर इंडियन शामिल किए गए। जो कमांडर इन चीफ है वो अभी भी गोरा होता था, ये स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया, ठीक है। उसके अलावा भैया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किया गया सिखों को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 के मोर्ले मिंटो एक्ट में सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया था, उसी को अब सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को भी एक्सटेंड कर दिया गया। लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी वोटिंग पावर लिमिटेड था, वो बेस था किस पे, किसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, टैक्स कितना देता कौन और कितना पढ़ा लिखा है, उसके आधार पे लोगों को वोट देने का अधिकार उस टाइम पे दिया जाता था। उसके अलावा भैया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस था उसके साथ में अब नया एक ऑफिस और बनाया गया, हाई कमिश्नर ऑफिस बनाया गया ब्रिटेन में, जिसको थोड़े बहुत काम जो सेक्रेटरी करता था वो उसको दे दिए गए, ताकि सेक्रेटरी का कार्यभार थोड़ा कम हो जाए। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना का प्रस्ताव जो है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रखा गया, जो कि 1927 में
1927 के आसपास में जो है वो बन गया था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका प्रस्ताव रखा गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और 1919 के 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही बजट को भी दो भागों में बांट दिया गया कि अब प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट, यानी कि अब प्रोविंस जो थे वो अपना बजट खुद बनाएंगे, खुद पेश करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट खुद बनाएगी, खुद पेश करेगी। इससे पहले प्रोविंस के लिए और सेंटर के लिए बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती थी, लेकिन अब प्रोविंस को अपना खुद का बजट बनाने की पावर दे दी गई 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इंक्वायरी कमीशन भी बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया इस एक्ट में, यानी कि इस एक्ट के प्रभाव में आने के 10 साल बाद में, आफ्टर 10 years फ्रॉम दिस एक्ट बीइंग कम इनटू इफेक्ट, 10 साल के बाद में ए कमीशन विल बी क्रिएटेड एंड दैट कमीशन विल इंक्वायर इनटू द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्ट। ओके, जो एक्ट बनाया गया है इसकी इफेक्टिवनेस कितनी रही भारत में, उसके बारे में इंक्वायर करेगा वो कमीशन, जो कि 10 साल बाद बनाया जाएगा। ठीक है, और 10 साल की जगह पे ये कमीशन 7 साल बाद ही बना दिया गया। कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। चलो साइमन कमीशन के बारे में जल्दी से हम देखते हैं। अपॉइंट किया गया साइमन कमीशन को 1927 यानी कि 1927 में, और रिपोर्ट दी इसने 1930 में। जॉन साइमन इसका चेयरमैन था। सारे के सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। रिकमेंडेशन जो साइमन कमीशन ने दी वो दी कि एक तो अबोलिश कर दो डायरकी, यानी कि जो प्रोविंसेस में डायरकियल सिस्टम चलाया गया था, ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट का सिस्टम था, उसको हटाने के लिए इसने रिकमेंडेशन दी। और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, यानी कि प्रोविंस जो थे उनमें एक पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की जाए, इसकी रिकमेंडेशन दी साइमन कमीशन ने। और साइमन कमीशन ने बोला कि भाई ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक फेडरेशन भी हमको बनाना चाहिए, और कम्युनल इलेक्टोरेट जो था उसको कंटिन्यू रखने की साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। साइमन कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी उस पे चर्चा करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ब्रिटेन में। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट करने वाले कौन थे? एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे, ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट के आदमी थे, और प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे गए थे। उसके बाद में 1932 यानी 1932 में आता है भैया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड किसने दिया था? रैमसे मैकडोनाल्ड उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जिसने कम्युनल अवार्ड को इश्यू करवाया था। और ये कम्युनल अवार्ड जो है इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, और इस बात से गांधी जी बड़े ही चिढ़ गए थे, और गांधी ने यरवड़ा जेल में फास्ट अनटिल डेथ रखने का बोला कि मैं तो मरूंगा। और फिर गांधी जी को मनाने के लिए अंबेडकर गए, और अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें बोला गया कि जॉइंट रखा जाएगा हिंदुओं के साथ में डिप्रेस क्लास को, और वहीं पे जो है उनको रिजर्व सीट भी दे दी जाएगी। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा मैंने बताया कि 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से एक व्हाइट पेपर निकाला गया। व्हाइट पेपर पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी ने विचार किया, और फिर उसकी रिकमेंडेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। ये बहुत बड़ा एक्ट था, इसमें 321 सेक्शन थी और 10 शेड्यूल थे, और सारे ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट करने की भी एक प्रस्ताव इसमें रखा गया था, जो कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी थी, उसको माना गया था। और प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट को मिला के ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट करने का इसमें रूल रेगुलेशन बनाया गया, लेकिन वो कभी बनी नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसके लिए मना कर दिया था। फेडरल प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई इसमें कि भाई फेडरल लिस्ट में जो सेंटर किन किन मुद्दों पे कानून बना सकता है वो लिस्ट बनाई गई। प्रोविंशियल लिस्ट में जो प्रोविंस है वो किन किन मुद्दों पे कानून बना सकता है वो सारे लिखे गए, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ये 3 टाइप की लिस्ट नई बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। डायरकी जो है इसने प्रोविंस में खत्म कर दी और उसको सेंटर में अप्लाई कर दिया, है ना। और प्रोविंस में डायरकी खत्म करके इन्होंने प्रोविंसेस में पूरी की पूरी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दी थी। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी गई थी प्रोविंसेस में, जो कि मतलब जो पहले गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल कोई भी कानून बना सकता था, अब गवर्नर बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल हुए कोई भी कानून नहीं बना सकता, यानी कि वो अब मिनिस्टर की सहायता से काम करेगा, और वो मिनिस्टर हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और डायरकी अप्लाई कर दी गई थी सेंटर में, लेकिन ये रूल कभी भी प्रभाव में नहीं आया था। बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, यूपी, इनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, यूपी में बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस इंट्रोड्यूस किया गया। इससे किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम बातें कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने अबोलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी उसको इसने अबोलिश कर दिया, ठीक है, और इसकी जगह पे एडवाइजर दे दिया सेक्रेटरी फॉर स्टेट को। और फ्रेंचाइज यानी कि जो वोटिंग पावर था उसको भी बढ़ा दिया, बढ़ा के 10% टोटल पॉपुलेशन जो थी ब्रिटिश इंडिया की उसके 10% लोगों को अब वोटिंग राइट दे दिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आरबीआई भी अस्तित्व में आया, यानी आरबीआई की भी स्थापना की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और इसी ने फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए। फेडरल कोर्ट का भी निर्माण किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि 1937 में अस्तित्व में आया। अब भाई लास्ट एक्ट हमारा आ चुका है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके मेन प्रोविजन क्या थे? इसने बोला कि भैया इंडिया जो है इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री बन जाएगा 15 अगस्त 1947 से, यानी 15 अगस्त 1947 से इंडिया बन जाएगा
सोवरेन और इंडिपेंडेंट कंट्री। और इसने बोला कि भैया पार्टीशन भी इंडिया का होगा। 1947 के इसी एक्ट ने इंडिया के पार्टीशन को भी, पार्टीशन के बारे में भी कहा। और उसके अलावा अबोलिश कर दिया गया वॉइसरॉय का पोस्ट और उसकी जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर से आ गया पोस्ट में, मतलब वॉइसरॉय की पोस्ट को खत्म करके उसकी जगह पे गवर्नर जनरल की पोस्ट वापस से ला दी गई। ठीक है, इंपावर किया गया भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। इसी एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिस असेंबली ने मिलकर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया, उसको पावर दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। वो किसी भी अंग्रेजों के कानून को खत्म करना चाहे तो कर सकते हैं, और वो जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाए तब तक भारत के लिए जो भी जरूरी कानून हो वो खुद बना सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब ब्रिटेन खुद ही जा रहा है इंडिया छोड़ के, तो सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं है। उसके सारे पावर और उसके सारे काम सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन की पैरामाउंटेसी इंडिया में एंड हो गई, खत्म हो गई। प्राइमरी प्रिंसली स्टेट जो है उनको बोला गया कि आप फ्री हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, आप चाहो तो भारत में मिल सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर को जो है नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अब नॉमिनल हेड रह गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर प्रोविंस के गवर्नर, और उनको हर काम अपने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर जो थे, जो कि काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, उनकी राय पे ही करना होता था। वो अपने हिसाब से अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। और ब्रिटेन के जो राजा रानी थे उनके टाइटल में से इंपेरियर ऑफ इंडिया का टाइटल जो है वो हटा दिया गया। और सिविल सर्वेंट की रिक्रूटमेंट पहले जो अंग्रेज करते थे उसको भी बंद कर दिया कि अब हम अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं, तो अब हम नहीं करेंगे रिक्रूटमेंट। लेकिन पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी रिक्रूट हुए हैं, यानी जो भी सिविल सर्वेंट लगे हुए हैं, उनको वही तनख्वाह और जो भी हमने बोले थे कि मकान गाड़ी बंगला जो जो मिलेगा वो वैसा ही मिलता रहेगा जैसा उनसे पहले बात की गई थी, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। और उसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के भी। हमने इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया। माउंटबेटन ने ही एक पार्टीशन प्लान प्रस्तुत किया था 3 जून 1947 को, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोलता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन का सारा प्लान दिया हुआ था। और माउंटबेटन ने ही जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई भारत के आजाद होने के बाद में। तो ये चैप्टर 1 का रिवीजन जो है एकदम फटाफट हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि दिन में मैं 1 से ज़्यादा वीडियोस डाल पाऊं, ताकि जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऊपर जो नंबर 1 लिखा हुआ है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।